गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी की 11th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी हमने, जिसमें हमारा 3rd चैप्टर का पार्ट 1 आ चुका था। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा 3rd चैप्टर का, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होगा। उससे पहले हमें पार्ट 2 बाकी था, वो कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। भूकंप की आवृत्ति, ये हमारा चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना चल रही है। इसमें हमने भूकंप वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। तो भूकंप की आवृत्ति, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1-2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना में सबसे पहले है भूपर्पटी। यह ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है। इसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागर के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। इस डायग्राम में पृथ्वी का आंतरिक भाग दिया गया है, जो सबसे ठोस, द्रव और मेंटल। सबसे ऊपर भूपर्पटी वाला भाग होता है स्थल मंडल भूपर्पटी तथा ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेंटल। ये भूपर्पटी मोटी होती है 1 से 100 किलोमीटर तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंटल, जो सेकेंड वाला पार्ट है। बनने वाले हैं मेंटल। द मेंटल भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह अशांत का आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनो का मतलब होता है दुर्बलता से। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। पृथ्वी जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत यही है। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलाकर स्थलमंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था में है। अब हम पढ़ेंगे क्रोड़ के बारे में, जो कोर होती है उसको। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है, भूकंपी तरंगों के वेग में पृथ्वी के क्रोड़ को समझने में सहायता की है। क्रोड़ व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य कोर तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में। क्रोड़ पदार्थ मुख्यतः निकिल व लोहे का बना है। इसे निफ्फे कहा जाता है। नी से निकिल, लोहे का फेरम कहते हैं, इसलिए निकिल और फेरम मिलकर निफ्फे बना है। ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। अब हमें ज्वालामुखी, जो शील्ड ज्वालामुखी बताई गई है, इसमें इसका हमें फोटो बताया गया है। उसके बाद हम ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे, जो कि हमें बताया भी गया है। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो, अभी निकल रहा हो, तो वो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाती है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुँचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है। जो वो निकलता है बाहर आग के रूप में, उसको बोलते हैं मैग्मा। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसे लावा प्रवाह और लावा के जमे हुए टुकड़ों में मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूल कण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक एवं कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार, जैसे शील्ड ज्वालामुखी और मिश्रित ज्वालामुखी। सिंडर शंकु बताया गया है हमको, इसमें निकलते हुए ज्वाला, लावा। उसके बाद हम पढ़ते हैं शील्ड ज्वालामुखी। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत सरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं। अन्यथा कम विस्फोटक होना भी इनकी आवश्यकता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फुमारे के रूप में बाहर आता है। निकास पर एक शंकु बनता है, जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान, जो उसको गाढ़ा कहते हैं हम, चिपचिपा या गाढ़ा लावा उद्गार होते हैं। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वल खंडाश्म पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुँचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में होते हैं। उसके बाद हमें यहाँ मिश्रित ज्वालामुखी का फोटो बताया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धस जाते हैं। धसे हुए विध्वंस गर्द, मतलब लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं, गर्द ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि ये लावा प्रदान करने वाले मेग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं, वरन इनके बहुत पास स्थित हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। इसमें हमें यहाँ फोटो दिखाया गया है ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ का। अब हम पढ़ेंगे बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं, जो बहुत दूर तक वह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ष किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार प्रवाह 50 मीटर से अधिक सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है।
भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। उसके बाद एक पॉइंट और है, मध्य महासागरी कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों से होता है। मध्य महासागरी कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी और जो सभी महासागरी बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि मध्य महासागरी कटक ज्वालामुखी क्या है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। अंतर्वेदी आकृति होती है इसमें हम अंतर्वेदी आकृतियाँ पढ़ेंगे। ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकलता है, उसके ठंडा होने से आग्नेय शेल बनती है। लावा का यह जमाव या धरातल पर पहुंचकर होता है। यह धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शेल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडे होने का स्थान के आधार पर आग्नेय शेलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी शेलें और पातालीय शेल। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो आकृतियाँ बनती है। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती है, जो कि हमें इस डायग्राम में बताया गया है। ये वाले डायग्राम में हमें स्थलाकृति बताई गई है। इसमें लावा का पठार बनता हुआ बताया गया है। सिंडर शंकु कैसे बनता है वो बताया है। लावा में से मिश्रित ज्वालामुखी कैसे निकलता है वो सब हमें इस डायग्राम में बताया गया है। एक बार आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा। अब एक शब्द आया था ज्वालामुखी शेल। तो जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है तो उसको ज्वालामुखी शेल्स कहते हैं, और पाताली शेल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है तो उसको पाताली शेल कहते हैं। अब हमें एक दो पॉइंट्स और पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट है बैथोलिथ क्या होता है। तो यदि मैग्मा कट बड़ा पिंड भूपर्पटी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाछंत प्रक्रियाएं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही ये धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं जो बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेकोलिथ। एक था बैथोलिथ, अब है लेकोलिथ। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल एवं एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब पतित्र हो चुकी हैं, वह धरातल पर देखी जा सकती हैं एवं लिकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। इसी की तरह एक हमारे पास लेपोलिथ, फैकोलिथ व सिल्स के बारे में है। उसकी कुछ डेफिनेशंस यहाँ बताई गई है, उसके बारे में वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ऊपर उठे लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृति पर जम जाता है। यदि तश्तरी के आकार में जम जाए तो यह लेपोलिथ कहते हैं। जब जम जाए तश्तरी के आकार में तो उसको लेपोलिथ कहते हैं। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है तो उसको लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली में मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है। यही फैकोलिथ कहलाते हैं। और जब आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज स्तर में एक चादर के रूप में ठंडा होना शील मतलब शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट पर, घने मोटाई वाले को सिल कहते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर बचे हैं वो आप करने की कोशिश करिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देखिएगा। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। उसके बाद आपको पार्ट 2 देखना है, तभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।